तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टुडेज लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की आज मोस्ट अवेटेड जो लिस्टिंग थी वो देखने को मिली और एक म्यूटेड लिस्टिंग देखने को मिली। लिस्टिंग के बाद किसी भी तरह की कोई खास मूवमेंट दिखाई नहीं दी और फिर उसके कुछ समय बाद जो है अगर शेयर्स की बात की जाए तो उसमें गिरावट देखने को मिली, नीचे गिरता चला गया। और फिर अगर बात की जाए तो एलसी के साथ क्लोज हुआ, पूरे दिन एलसी लगा रहा 5% के आसपास का। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं एनबीएफसी के लीडर बजाज फाइनेंस की, तो दोनों की अगर बात करूं, जीएफएस हो चाहे बजाज फाइनेंस हो, दोनों में अगर मॉर्निंग में देखा जाए, अर्ली ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो दोनों में किसी प्रकार की कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। ऐसा लग रहा था कि बाजार जो है दोनों को बिल्कुल गहराई से देख रहा है, गहराई से जांच कर रहा है, जैसे मैं कर रहा था। तो यही मुझे इंटरनली भी लग रहा था कि जो है जीएफएस में गिरावट होगी और जो है बजाज फाइनेंस में जो है तेजी देखने को मिलेगी। और मैं भी बिल्कुल इन दोनों के प्राइस एक्शन को लाइव देख रहा था। तो जैसे ही दोस्तों इसमें एलसी लगा, बजाज फाइनेंस में एकदम से तेजी देखने को मिली और बजाज फाइनेंस ने लगभग 2.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग दी है। और अगर बात करूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो आपके सामने है 5% के एलसी के साथ क्लोजिंग दी है। इसके पास ये शेयर है तो उसको किस तरह की जो है स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो 5% के लोअर सर्किट के साथ जो है स्टॉक ने परफॉर्म किया, ये मैंने आपको बता ही दिया आफ्टर म्यूटेड लिस्टिंग के बाद। तो बाय सेल होल्ड क्या किया जाए, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी जो है हायर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। इसकी फेयर वैल्यू से, जो इसकी फेयर वैल्यू है उससे काफ़ी ज़्यादा ऊंचे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और अगर फेयर वैल्यू की बात की जाए तो वो 180 रुपये की है। दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एनालिस्ट कह रहे हैं। तो चलो आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है वो अंडर प्रेशर रह सकता है, क्योंकि जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड्स की बात की जाए तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो जो है लिस्टिंग के बाद उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, तो इस वजह से अंडर परफॉर्म रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो स्पिन ऑफ यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है उसकी बीएससी और एनएससी पे आज मंडे को जो है लिस्टिंग दिखाई दी। तो अगर बात करें लिस्टिंग के बाद जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर प्राइस बीएससी पे जो है 265 रुपये और अगर एनएससी पे बात की जाए तो 262 रुपये के साथ ओपन हुआ था, जो कि इसकी मार्केट वैल्यू 261.85 के आसपास ही दिखाई देता है। जो तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि जो शेयर होल्डर का दुख दर्द, देखो जो लिस्टिंग है वो तो काफ़ी म्यूटेड दिखाई दी थी, जो ओपन हुआ था तब काफ़ी टाइम तक जो है म्यूटेड रहा था, किसी भी तरह की कोई खास मूवमेंट दिखाई नहीं दी थी। लेकिन कुछ समय बाद जो है ये इसने नीचे गिरता चला गया, वो हमने देखा ही था मार्केट के दौरान। तो जो है 5% के लोअर सर्किट के साथ अगर बात की जाए तो इंट्राडे का लो जो है इसका 248.90 रुपीज़ का उसको एनएससी पे और 251.75 रुपये बीएससी पे टच कर दिया था। तो देखिए दोस्तों, मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर प्राइस है वो जो है 180 के आसपास आना चाहिए। उसकी जो फेयर वैल्यू है 180 के आसपास है। तो मार्केट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट इसमें और भी डिस्काउंट देगी, यानी और भी गिरावट देखने को मिलेगी जब तक ये जो है 180 के आसपास नहीं आ जाता है, क्योंकि स्टॉक जो है अभी भी काफ़ी हायर प्राइस फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो उनका कहना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो मार्केट कैप है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वो क्या होना चाहिए, वो 1,10,000 करोड़ से लेकर 1,15,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। अगर ये मार्केट कैप होगा तो अगर इस मार्केट कैप को हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो जो है जो हमारी जो शेयर प्राइस है वो जो है 180 रुपये के आसपास निकल कर आ जाएगा। तो अभी का अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 1,66,000 के आसपास का शायद मार्केट कैप दिखाई देता है। तो जो है वो 1,10,000 या 1,15,000 दोनों के इनके बीच में आ जाना चाहिए। तो जो है यहाँ पर सजेस्ट किया जाता है या एडवाइस दी जाती है कि जिनके पोर्टफोलियो में जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है उनको जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जो है 180 के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पर दोबारा से एंट्री आपको करनी चाहिए।
तो देखिए दोस्तों, ये एक भाई साहब हैं वैभव कौशिक जी, रिसर्च एनालिस्ट है GCL ब्रोकिंग में। तो इन भाई साहब को ऐसा लगता है कि जो क्रैश है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर प्राइस में वो पहले से ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो है स्टॉक जो है काफ़ी मच हायर प्राइस जो है इसकी फेयर वैल्यू का उसके काफ़ी ऊंचे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। तो जो है लेकिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो शेयर प्राइस है वो 330-340 रुपए तक तो ऊपर जाएगा और उसके बाद ही प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। लेकिन जो है इंडेक्स फंड वालों ने डिसाइड किया प्रॉफिट बुक करने का बजाय वेट करने के कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है यानी जो DIFI है वो कोई खरीद फरोख्त वगैरह करके शेयर प्राइस को ऊपर या नीचे ले जाएं। तो उससे पहले ही जो है इंडेक्स फंड वालों ने जो है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से जो है 5% के LC के साथ जो है क्लोजिंग हुई है। तो देखिए दोस्तों, इन भाई साहब का मानना है कि जो है अगर आप जो है अगर इसका मार्केट कैप जो है 1,10,000 से 1,15,000 के बीच में आ जाता है तो उस केस में जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर प्राइस है वो गिरकर 180 के आसपास आ जाएगा। तो जो है शेयर होल्डर को ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि एग्जिट कर देना चाहिए और फिर दोबारा से एंट्री ले लेनी चाहिए। लेकिन जो अगर बात करें यहाँ पर चंदन टपारिया जी हैं, ये जो डेरिवेटिव एंड टेक्निकल एनालिस्ट है मोतीलाल ओसवाल में, इनका मानना क्या है दोस्तों कि जिनके पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है तो अलॉटमेंट के थ्रू जिनको मिला है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वो स्टॉक को होल्ड करें। अभी नीचे गिर रहा है, गिरने दे, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखे 232 रुपए के प्राइस पर। तो 232 रुपए का जो प्राइस है उस पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे। अगर इससे नीचे गिरता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप जो है नुकसान से बच जाओगे। तो अलग अलग तरह के व्यूज, अलग अलग रिसर्च एनालिस्ट के अपने अलग अलग व्यूज हैं। बाकी देखिए दोस्तों, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से ही काम करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से ही काम करें। ये सिर्फ जस्ट इन एनालिस्ट के एनालिसिस है, तो इसको आप जो है ज़्यादा कंसिडर ना करें, अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो यही था दोस्तों। बाकी देखते हैं कि लेकिन अगर एक बात मैं देखूं यहाँ पर तो अभी तक बिल्कुल जो है बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर को बिल्कुल डरा कर रखा हुआ था। जैसे ही आज जो है इसमें LC लगा, बजाज फाइनेंस में जबरदस्त तेजी देखने को हमें मिली। यानी मार्केट बिल्कुल ये क्लियरली प्रूव हो चुका है कि JFS के फियर के वजह से ही जो है बजाज फाइनेंस का जो शेयर प्राइस है नीचे गिरता आ रहा था और अंडर परफॉर्म कर रहा था लगातार। और जैसे ही JFS का थोड़ा सा डर निकला वैसे ही जो है बजाज फाइनेंस में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो मार्केट पता नहीं इस तरह मतलब क्यों रिएक्ट करता है, बस कहाँ बजाज फाइनेंस और कहाँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। लेकिन फिर भी बाजार को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह रिटेल और टेलीकॉम में जो है जियो की बात करें या रिलायंस की बात करें, उन्होंने जो है अगर रिटेल की बात करी जाए तो सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल, अगर टेलीकॉम की बात करी जाए तो जियो टेलीकॉम सर्विसेज, तो उन्होंने काफ़ी धमाल मचाया है। तो उसी तरह जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी काफ़ी धमाल मचा सकता है। तो इसलिए जो है बजाज फाइनेंस या कोई भी NBFC है तो उसमें जो है प्रेशर देखने को लाजमी है, मिलना ही मिलना था। लेकिन बाकी देखते हैं आगे इसका डेटा कुछ आता है क्या, कुछ कैसा परफॉर्म कर पाती है कंपनी। बाकी इनके पास डेटा काफ़ी है, इनके रिटेल की वजह से कह लो या इनकी जो है जियो सर्विसेज की वजह से कह लो, इनके पास जो है काफ़ी डेटा कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जिससे जो है ये जो है अपना अगर बात करें तो रिटेल लैंडिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो और दोस्तों कुछ डेटा और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, जो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो है अगर दोनों के मार्केट कैप की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस का 4,24,445 और जो है बजाज फिनसर्व का जो है 2,34,784। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 1,59,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है JFS का दिखाई देता है। तो अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो अगर बजाज फाइनेंस के बाद देखा जाए तो ये सेकंड NBFC है और थर्ड NBFC जो है चोलामंडलम। तो चोलामंडलम में
जो है, वैसे चोलामंडलम अभी तक सेकंड थी, लेकिन जो है जीएफएस के लिस्ट होने के बाद चोलामंडलम अब तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो चोलामंडलम में भी आज तेजी देखने को मिली थी। वैसे यहाँ 80,000 लिखा हुआ है, लेकिन 83,000 के आसपास का मार्केट कैप चोलामंडलम का बन चुका है। हाँ, पेटीएम में जरूर गिरावट देखने को मिली और एसबीआई कार्ड्स में भी गिरावट देखने को मिली है। पेटीएम को तो बिल्कुल इसका जो बिजनेस मॉडल है पेटीएम की तरह का ही है। वैसे जो है कंपनी ब्लैक रॉक के साथ भी जो है पार्टनरशिप कर चुकी है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए जीएफएस की, तो जीएफएस जो है एनबीएफसी को कड़ी टक्कर दे सकती है, क्योंकि इसकी वजह जियो और अपने रिटेल स्टोर की ताकत का फायदा इसको मिल सकता है। और अगर बात की जाए तो जियो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हेल्प ले सकती है। खास बात यह है कि जियो फाइनेंशियल के पास लोन बिजनेस के विस्तार के लिए काफ़ी जो है जेब गर्म है इसकी, क्योंकि जो है अगर इसकी देखो, अगर बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज में इसकी हिस्सेदारी जो है 6% की हिस्सेदारी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो वहाँ से जो है उस हिस्सेदारी का प्रयोग ये कैपिटल जुटाने में कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जीएफएस जो है रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस के अपने बहुत बड़े जो कस्टमर बेस इसने पहले से ही बनाया हुआ है उसका इस्तेमाल कर सकती है। इसके पास जो है ग्रुप की टेक्नोलॉजी से जुड़ी क्षमता के इस्तेमाल का मौका भी है। जीएफएस जो है क्या करेगी, रिलायंस जीएफएस के जरिए जो है रिलायंस ज़्यादा यील्ड वाले यानी ज़्यादा कमाई वाले जो है रिटेल लोन बिजनेस पर फोकस करेगी। इसका मेन बिजनेस जो है रिटेल लोन पर ही होने वाला है, कॉरपोरेट लोन के बजाय। कंपनी मर्चेंट और कंज्यूमर के लिए पेमेंट सॉल्यूशन अपॉर्चुनिटी का भी इस्तेमाल करना चाहती है। और अगर जीएफएस की बात की जाए तो जीएफएस के पास जो है पहले से ही पेमेंट बैंक का लाइसेंस ऑलरेडी है। तो जीएफएस का फोकस जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की डिजिटल डिलीवरी पर रहेगा। तो आगे जाकर तो बहुत कुछ कर सकती है। वैसे डेटा मैंने बताया आपको, इसके पास डेटा काफ़ी ज़्यादा डेटा है, लेकिन हो सकता है कि वो डेटा बिल्कुल जो है अगर लोअर क्लास टू मिडिल क्लास का हो, अपर क्लास का ना हो। तो बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। तो अगर रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस जो है कई सेक्टर में अपने बड़े और जटिल प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का शानदार ट्रैक इस कंपनी का रहा है। और कंपनी ने बिल्कुल सही समय पर अपने बिजनेस को मोनेटाइज किया है या पैसे कमाना शुरू किया है। अगर जियो टेलीकॉम की तरह जियो फाइनेंशियल भी कई तरह की इन्वेस्टर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ समझौता कर सकती है, जिससे इसको जो है वैल्यू अनलॉकिंग में मदद मिलेगी। जैसे जो है इसने ग्लोबल फंड मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ पहले से ही जो है समझौता कर लिया है। दोनों मिलकर जो है एसेट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने वाले हैं। और निवेशक जो है, ये तो चलो ठीक है, जो इन्वेस्टर्स के लिए बोला हुआ है कि अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करें, जैसे ही आपको इसमें जो है करेक्शन मिलता है। तो चलो ठीक है दोस्तों।